हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 6 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसमें सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, और इसके संबंध में जो अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं उनमें भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे डिटेल रूप में देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट के टाइप दिए हुए हैं, जिसमें बताया है कैश मेमो, इनवाइस, बिल, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे स्लिप, चेक एट्सेट्रा। ये जो है सोर्स डॉक्यूमेंट के टाइप होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को हम यहाँ देख सकते हैं। Source documents are the evidences of business transactions which provide information about the nature of the transaction, the date, the amount and the parties involved in it। इस प्रकार से हमने देखा सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन के एविडेंस हैं, जो कि हमें ट्रांजैक्शन के नेचर के बारे में, उसकी डेट के बारे में, अमाउंट के बारे में और पार्टियां कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व थी, इनकी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन दे एक्चुअली टेक प्लेस एंड आर ड्यूली सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। हमने अभी पढ़ा था कि हम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें अकाउंट की बुक में जैसे ही वो होते हैं उसी के साथ में लिखते हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शन ही हम लिख सकते हैं जिनके लिए हमारे पास में कोई सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट होता है। इसे उन डॉक्यूमेंट को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसके लिए हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हमारे जो बिजनेस के अकाउंट होते हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा सके, इस प्रकार की स्थिति उनमें होनी चाहिए। ईच ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड हैव एडिक्वेट प्रूफ टू सपोर्ट इट। जो भी हम ट्रांजैक्शन अकाउंट के बुक में लिखते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर द रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हम यूज़ करते हैं वो रिटर्न होते हैं। इससे हम हमारे ट्रांजैक्शंस को सही होने को प्रमाणित कर सकते हैं। दिस डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पर्पस ऑफ ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट। ये डॉक्यूमेंट जिन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये हमारे बिजनेस के अकाउंट के ऑडिट के लिए और गवर्नमेंट में टैक्स पेमेंट करने के लिए जिस रिक्वायर्ड होते हैं, कंपलसरी होते हैं। इनके बिना टैक्स असेसमेंट नहीं किया जा सकता और न ही ऑडिट हो सकता है, और ऑडिट कराना हर बिजनेस के लिए कंपलसरी है। दे आल्सो सर्व एज द लीगल एविडेंस इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट। और यदि किसी प्रकार का कोई विवाद हमारा किसी अन्य बिजनेसमैन के साथ में पैदा होता है, तो वहाँ पर ये हमारे बिजनेस के लिए लीगल एविडेंस का भी कार्य करते हैं, जिसमें कि सारी बातें लिखी हुई होती हैं। हम जिन सोर्स डॉक्यूमेंट का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं वो उनमें सबसे मेन है, सबसे पहला है कैश मेमो। ये आप सभी ने देखा होगा कि जब हम किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम जब वहाँ पर कोई सामान को परचेस करते हैं, तो हम जब पैसा चुकाते हैं तो जो ट्रेडर होता है वो हमें एक बिल देता है, जिसमें ऊपर हेडिंग में कैश मेमो वर्ड लिखा हुआ होता है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो सामान हमने खरीदा है, जो भी वस्तु खरीदी है, उसको हमने कैश चुकाकर खरीदा था। इसके बारे में हम यहाँ दिया है। इस कैश मेमो में हमें गुड्स को जो कैश में परचेस किया है उसके इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसने इसके बदले में पैसा प्राप्त कर लिया, ये प्रमाणित हो जाता है। इस कैश मेमो में जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है वो इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें कौन सा आइटम खरीदा गया उसका नाम लिखा जाता है, क्वांटिटी लिखी जाती है, उसका पर प्राइस या पर यूनिट का रेट लिखा जाता है, और टोटल अमाउंट इस प्रकार से क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है, जिसे कि कैश मेमो में लिखा जाता है। इसके अलावा इसमें खरीदने वाले व्यक्ति का, यानी परचेस करने वाले व्यक्ति का नाम, एड्रेस और ज़रूरत होने पर उसका मोबाइल नंबर भी लिखा जाता है। इसमें जो सेलर है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड होती है, जिसमें उसके दुकान का नाम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, बिल नंबर
लिखा हुआ होता है जिसमें उसे डेट वगैरह डालना होती है। सारी जानकारी वो भरने के बाद उसमें यदि कोई टैक्स अलग से ऐड किया जा रहा हो या कोई डिस्काउंट दिया जाना हो तो उसकी एंट्री की जाती है और अंत में फाइनल अमाउंट लिखकर उसमें सेलर के द्वारा अपने सिग्नेचर किए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमें ये बताता है कि हमने कैश चुकाकर इस सामान को खरीदा है। ये हमारे कैश परचेस को प्रमाणित करने वाला डॉक्यूमेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर ट्रांजैक्शंस हमारे द्वारा कैश में किए जाते हैं, तो इसलिए इसका हमारे पास में होना जरूरी है। इसके बाद में हम यहाँ इसका फॉर्मेट देख सकते हैं किस प्रकार का कैश मेमो होता है। तो ये हम कैश मेमो का फॉर्मेट देख पा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ फॉर्मेट में सेंटर में कैश मेमो, उसके नीचे सेलर का नाम लिखा है मॉडर्न सनग्लास कंपनी और फिर सेलर का एड्रेस लिखा हुआ है 101 साउथ उस्मान रोड और पूरा उसकी डिटेल है, चेन्नई में कहाँ का है वो। इसके बाद में यदि उस दुकानदार के पास में कोई GST नंबर होता है तो GSTIN के रूप में उसे लिखा जाता है, वो यहाँ लिखा रहेगा। इसके बाद में इस कैश मेमो का सीरियल नंबर 25 यहाँ लिखा हुआ है। ये कैश मेमो जो है प्रिंटेड होते हैं ऑलरेडी, जिसमें नंबर डला हुआ होता है। डेट अपने को लिखना होती है। इसके बाद में इस प्रकार से कॉलम बने होते हैं जिसमें हम क्वांटिटी लिखते हैं सबसे पहले कि कौन से डिस्क्रिप्शन में आइटम का नाम लिखते हैं। जो आइटम हम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है मॉडर्न सनग्लास, तो उसकी क्वांटिटी को हमने लिखा। इसके बाद हमने उसका पर पीस का रेट लिखा और फिर क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके अमाउंट को लिखा जाता है। इस प्रकार से हम जितने भी आइटम को खरीद रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें लिख दी जाती है। रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकालते हैं, फिर सभी अमाउंट का टोटल किया जाता है। और यदि इसमें कोई टैक्सेस अलग से ऐड किए जाने हो तो उनकी एंट्री लिखी जाती है और फिर फाइनल टोटल निकालते हैं। यदि इसमें कोई डिस्काउंट लेस करना हो तो उसको भी लेस किया जाता है। इसके बाद में उस सेलर की ओर से उसका मैनेजर या ऑनर या जिस व्यक्ति को अथॉरिटी दी गई हो वो इस पर सिग्नेचर करता है। और यदि खरीदने वाला व्यक्ति जो परचेसर है उसके पास भी अगर वो रीसेलर है तो उसने परचेस करते टाइम पर अपना GST नंबर यहाँ देना होता है, जिसको कि सबसे नीचे की ओर जो लिखा है GST नंबर ऑफ द परचेसर वहाँ पर लिखा जाता है। इसके आधार पर वो यहाँ पर चुकाए जा रहे GST जो यहाँ पर CGST और SGST के रूप में लिख के दिखाया गया है। CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST और SGST मतलब है स्टेट GST। तो इनका जो पैसा चुकाया गया है 288 रुपीज़ जो यहाँ पे हमें दोनों जगह दिख रहा है, इसको आगे चलकर वसूल कर सकता है। और यहाँ पे इसमें अगर कोई हमारे खरीदने के समय कोई कंडीशन हो, शर्त हो, तो उसे लास्ट में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है गुड्स वन सोल्ड आर नॉट टेकन बैक। तो इस प्रकार से हमने कैश मेमो का एग्जाम्पल देखा। ये प्रमाणित करता है कि हमने कौन सा सामान नगद पैसा चुकाकर खरीदा था। इस प्रकार से इसमें कौन कौन सी एंट्री लिखी जाती हैं, इस प्रकार के आपने कैश मेमो पहले भी देखे होंगे। अब हम दूसरा डॉक्यूमेंट पे जाएंगे जिसका नाम है इनवॉइस और बिल। जिस प्रकार से हम नगद पैसा चुकाकर माल खरीदते हैं तो रिटेलर या होलसेलर के द्वारा उधार माल भी खरीदा जाता है। तो हम देख सकते हैं इनवॉइस को बिल भी कहते हैं। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट ही प्रिपेयर्स अ सेल इनवॉइस और बिल। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जब एक ट्रेडर के द्वारा उधार माल बेचा जाता है तब वो एक सेल इनवॉइस या बिल बनाता है। अभी ध्यान देना है कि सेलर ने जब माल बेचा है उधार तो क्या बनाएगा, बिल या इनवॉइस। और यदि नगद माल बेचता है तो क्या बनाता है, कैश मेमो। तो दोनों सेल से रिलेटेड हैं। जब कैश सेल होती है तो कैश मेमो बनता है और जब क्रेडिट सेल होती है तो इनवॉइस या बिल बनाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के एग्जाम के एंगल से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से कि कैश सेल में क्या बनाते हैं और क्रेडिट सेल में क्या बनाया जाता है। अब इसमें क्या जानकारी लिखी जाती है, इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स रिलेटिंग टू द टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर एंड बायर, क्वांटिटी, क्वालिटी, रेट एंड टोटल अमाउंट ऑफ सेल। तो इसमें भी वही इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जो कैश मेमो में होती थी। इसके साथ में इसमें द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज गिवन टू द परचेसर एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इज मेंटेन्ड एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हुआ है कि जब हम किसी दुकानदार के पास में जाते हैं तो वो कार्बन कॉपी साथ में
हमारे लिए कैश मेमो को तैयार करता है और इसमें जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो हमें निकाल के दे दी जाती है और जो उसकी कार्बन कॉपी होती है वो सेलर अपने रिकॉर्ड में रखता है। इसी प्रकार से इनवाइस की भी ओरिजिनल कॉपी परचेसर को दे दी जाती है और जो उसकी सेकंड कॉपी थी, डुप्लीकेट कॉपी या कार्बन कॉपी, वो सेलर अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यूज़ करता है। एक स्पेसिमेन प्रोफार्मा यहाँ हमें दिया गया है इनवाइस या बिल के लिए, ये भी उसी प्रकार का होता है। सबसे पहले हेडिंग आ गई, कैश मेमो की जगह यहाँ पे हेडिंग हो जाती है इनवाइस या बिल। उसके बाद में सेलर का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका GST नंबर होगा, इसका जो इनवाइस है उसका नंबर है या बिल नंबर 100 लिखा हुआ है, इसको बनाने की डेट लिखी हुई है 22/2018। इसके अंदर नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर आ जाएगा, तो जो भी कस्टमर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेन से लिख दिया जाता है। और यदि उसके पास में खुद भी GST नंबर हो तो उसे यहाँ लिखा जा सकता है। यहाँ पर टर्म्स दी गई है, यहाँ पर चूँकि उधार माल बेचा गया है तो ऐसी स्थिति में के डिस्काउंट दिया जा सकता है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है 5% के डिस्काउंट ए पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज। इसका मतलब ये होता है यदि 15 दिनों में पैसा चुका देंगे तो 5% के डिस्काउंट मिल जाएगा, और यदि 16वां दिन शुरू हो गया और तब पेमेंट किया तब ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके बाद में उसी प्रकार से यहाँ भी कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट और अमाउंट। सेम फार्मूले से इसको कैलकुलेट किया जाता है और इसमें जो भी एक्सपेंसेस ऐड किए जाने हैं उन सभी की एंट्री की जाती है। तो यहाँ IGST लगाया गया है। IGST उस कंडीशन में लगता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के व्यापारी को माल बेचा जा रहा हो। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया था इनवाइस में, राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स के जो शॉप है वो न्यू दिल्ली में थी और जो परचेसर है उसकी शॉप है चेन्नई में, तो अलग अलग स्टेट हो गए, इसलिए यहाँ IGST लगाया गया है। और जब सेम स्टेट में सेल होती है तो CGST और SGST लगाए जाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको अमाउंटों को टोटल कर लेते हैं। लास्ट में टोटल क्वांटिटी कर लिया, इसे वर्ड्स में लिखा जाता है और फिर नीचे मैनेजर या अकाउंटेंट या ऑनर जो भी हो रिस्पॉन्सिबल उसके सिग्नेचर होते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है E&OE, ये भी एक इम्पॉर्टेंट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। E&OE मीन्स एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, यानी कि उनको छोड़ दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इफ देयर इज एनी एरर इन दिस इनवाइस द सेम शेल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर कोई गलती हो गई तो उसको हम बाद में सुधार सकते हैं। यहाँ पर वर्ड पे हमें ध्यान देना होगा। E&OE ये एक ऑब्जेक्टिव एंगल से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में है अगला, इसी के बारे में यहाँ पे समझाया है इसी को। जब एक ट्रेडर के द्वारा उधार माल खरीदा जाता है, ही रिसीव्स अ क्रेडिट बिल, जैसे हम अगर उधार माल बेचते हैं तो जो है एक हमें इनवाइस या बिल बनाना होता है, तो इसी तरह से जब दूसरा व्यक्ति उधार खरीद रहा होता है तो उसके द्वारा इस बिल को बनाया जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट ऑल्दो द टर्म्स इनवाइस एंड बिल may seem the same and are widely used in place of another। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो इनवाइस और बिल वर्ड है ये एक समान हमें दिखाई दे रहे हैं और उन्हें इसी प्रकार से यूज़ किया जा रहा है। बट एन इनवाइस इज ए डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द इशूइंग पार्टी। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि जो इनवाइस वर्ड हम यूज़ करते हैं वो इशू करने वाली पार्टी के लिए लिखा जाता है, यानी कि सेलर के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि बिल वर्ड का उपयोग परचेसर की ओर से किया जाता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि इनवाइस वर्ड को हम कब यूज़ करेंगे और बिल वर्ड को कब यूज़ करेंगे। तो हमने इसका क्या समझा है कि इनवाइस सेलर के द्वारा यूज़ किया जाता है क्रेडिट सेल करने पर, और क्रेडिट परचेस करने पर हम बिल वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कैश मेमो और इनवाइस या बिल में क्या डिफरेंस है उसको समझाया गया है। इसके बारे में हमने क्वेश्चन में देख भी लिया है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। लास्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं स्टाम्प के बारे में दिया था डिफरेंस में। वन रेवेन्यू स्टाम्प टू बी अफिक्स्ड इफ वैल्यू ऑफ सेल एक्सीड्स ₹500। रेवेन्यू स्टाम्प को हम रसीदी टिकट बोलते हैं हिंदी में। इसे हम 500 रुपये से ऊपर की जब कोई बिल बनता है केस का तो उसके ऊपर लगाकर साइन करते हैं।
इसका अगला पॉइंट हमारा रिसिप्ट के लिए, यह हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अ रिसिप्ट इज ए कॉपी ऑफ पेमेंट मेड विच इज इशूड एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल। जब हमने माल बेचा था तो उसका पैसा प्राप्त हो गया है, इसको प्रमाणित करने वाला डॉक्यूमेंट है। अ सेल इज कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर एंड दस इशूड अ रिसिप्ट। यहाँ दिया है कि एक सेल को तभी कंप्लीट माना जाता है कि जब ट्रेडर को उसके बदले में कैश रिसीव हो जाता है और उसके बदले में वो एक रिसिप्ट को इशू कर देता है। अ रिसिप्ट कंटेन्स डिटेल्स सच एज the name of the customer, date of issue, the amount received, address and supplementary contact details of the issuer and signature of the vendor या authorized personnel। यहाँ बताया है कि एक रिसिप्ट में हम क्या क्या लिखते हैं। इसमें कस्टमर का नाम होता है, इशू करने की डेट लिखी जाती है, अमाउंट कितना मिला वो लिखते हैं, एड्रेस लिखा जाता है और उसके अलावा इशू करने वाले की कोई अगर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल हो तो उसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद में जो वेंडर है जिसने माल बेचा था यानी सेलर, उसके द्वारा सिग्नेचर किए जाते हैं। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इज गिवन टू द कस्टमर। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना होगी कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो सेकेंड पार्टी को दे दी जाती है और हमारे पास एक डुप्लीकेट जो कॉपी रहती है कार्बन वाली यही रहती है। द डुप्लीकेट कॉपी इज रिटेन टू सर्व द फॉलोइंग पर्पजेस। इट सर्व्स एज ए परमानेंट रिकॉर्ड। हम डुप्लीकेट कॉपी को इसलिए अपने पास संभाल कर रखते हैं क्योंकि एक परमानेंट रिकॉर्ड हमारे पास बन जाता है। इसके द्वारा हम अपने जो इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री यानी बिना बिका माल, उसको एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके प्रकार से साबित हो जाता है कि वो माल जिसको हमने उधार बेचा था वो बिक गया है और अब वो वापस नहीं आएगा। एंड इट असिस्ट इन कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड अप टू डेट। तो इससे हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो अप टू डेट रहता है क्योंकि उस व्यक्ति से जिससे हमें पैसा लेना था वो हमारा डेटर था। तो इस प्रकार से पैसा मिलने की एंट्री हम उसके रिकॉर्ड में करेंगे तो डेटर की अमाउंट कम हो जाएगी। एक कस्टमर के लिए रिसिप्ट क्यों जरूरी होती है? बिकॉज इट इज़ ए प्रूफ ऑफ पेमेंट मेड। उसने पैसे चुका दिए इसका प्रमाण होता है। इट कैन बी एम्प्लॉयड टू क्लेम रिफंड्स इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। पैसे चुकाने का प्रमाण ये बताता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो हम वापस भी पैसा मांगना चाहें तो उसमें क्लेम करने में मदद मिलती है। इस प्रकार से जो माल हमने अपने पास में लिया है तो उसमें मालिकाना हक हमें मिल गया है, ये इसमें बताने में साबित करने में मदद मिलती है और इससे हमारे फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड हैं वो अप टू डेट रहते हैं। यहाँ हम इस रिसिप्ट का एक प्रोफार्मा या स्पेसिमेन देख सकते हैं किस प्रकार का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले जो व्यक्ति रिसिप्ट इशू करेगा उसका नाम, एड्रेस लिखा जाता है इसमें, उसका जीएसटी नंबर अगर कोई है तो उसे लिखते हैं। इसके अंत में रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ है 25372। रिसिप्ट इशू करने की डेट लिखी जाती है और फिर इसके अंदर डिटेल आती है इस प्रकार से, रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम मेसर्स। यहाँ पर जिस व्यक्ति ने पैसा चुकाया है उसका नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है फिट एंड फाइन हेल्दी सिटी, तो इनकी ओर से पैसा मिला है। अ सम ऑफ रुपीज़, यहाँ वर्ड्स में हम पैसा लिखेंगे। इन कैश आर चेक नंबर, यदि कैश में मिला तो कैश पे टिक कर देते हैं और अगर चेक पर होता है तो चेक नंबर लिखा जाता है, चेक की डेट लिखी जाती है और चेक किस बैंक का है, उसकी ब्रांच कौन सी थी उसकी डिटेल लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं चेक नंबर 12345 लिखा है जिसको लिखने की डेट थी 8/3/2018 और ड्रा किया है पंजाब नेशनल बैंक का आज़ादपुर न्यू दिल्ली ब्रांच से। और ये क्यों लिखा गया था? क्योंकि उनके पास में कोई एक बिल था जिसका पैसा चुकाना था तो उसकी डिटेल लास्ट में लिखे जाएंगे। ऑन अकाउंट ऑफ इनवाइस नंबर 5588, इस बिल का या इनवाइस का पैसा चुकाया गया है। हमारे सेलर के लिए वो इनवाइस है तो इसलिए वो इनवाइस वर्ड यूज़ करेगा। तो 4/3/2018 को इन्होंने क्रेडिट सेल किया था, उसका पैसा आया है। यहाँ पे से दिखाते हैं, ऑथराइज सिग्नेचर साइन करता है और नोट लिख दिया जाता है। चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, यानी कि चेक का पैसा रियलाइजेशन से संबंधित होता है। रियलाइजेशन का मतलब है वसूली से, यानी उसका पैसा बैंक में हम जब जमा करेंगे तो पैसा अकाउंट में आ गया तो रिसिप्ट मान ली जाएगी। और अगर वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया या चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर या बाउंस होना एक ही होता है, तो इसका मतलब होता है कि चेक का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस रिसिप्ट को फिर ऐसी स्थिति में कैंसिल माना जाता है।
In many retail environment, the cash receipt is issued with the aid of a print feature on a cash register. The vendor totals the item that are purchased by the customer, adds any applicable taxes, and record the cash receipt from the client. If change is due, the cash receipt usually records note of the amount of the refund to the customer. Since most cash registers today produce 2 records of the cash receipt, both the vendor and the client have a permanent record of transaction. तो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है आजकल, ये जो कैश रिसिप्ट होती है ये प्रिंट की जा सकती है, और जब हम इसके लिए पैसा प्रिंट करने का ऑप्शन की एंट्री करते हैं तो इसमें 2 प्रिंट आउट निकलते हैं। एक प्रिंट आउट सेलर अपने पास रिकॉर्ड में रखता है और एक जो परचेसर था उसे दे दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट डेबिट नोट के बारे में। डेबिट नोट को हिंदी में नाम पत्र कहा जाता है। अ डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर इन केस देयर आर सर्टेन गुड्स दैट नीड टू बी रिटर्न टू द वेंडर। डेबिट नोट वो डॉक्यूमेंट है जिसे कस्टमर द्वारा उस स्थिति में बनाया जाता है जब उसे लगता है कि उसने जो माल खरीदा था उसे वापस करना होगा। A debit note indicates that a supplier's good account is being debited. इसमें सप्लायर के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। Ideally, a debit note contains the details such as, एक डेबिट नोट में क्या क्या जानकारी लिखती हैं? as name, address and supplementary contact details of the customer or issuer. यहाँ पर कस्टमर के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये याद रखना होगा कि डेबिट नोट कौन बनाता है। ये ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन हो सकता है कि डेबिट नोट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बायर या परचेसर के द्वारा इसे बनाया जाता है। इसमें क्वांटिटी, मॉनेटरी वैल्यू, जो गुड्स हम रिटर्न करेंगे, और रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों वापस किया जा रहा है। इसके बाद में किसे वापस किया जा रहा है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कि अभी तो हम देखते आ रहे हैं कि हर डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर होता है, इसी प्रकार से डेबिट नोट का भी सीरियल नंबर होता है। इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी होती है जिसे कि बायर अपने पास रखेगा और ओरिजिनल कॉपी सेलर को भेज देता है। इसका हम यहाँ फॉर्मेट देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें एंट्री की जाती है। सबसे पहले जो रिटर्न करने वाला व्यक्ति यानी बायर है वो उसका दुकान का नाम और एड्रेस लिखा रहेगा, जीएसटी नंबर लिखा रहेगा। अभी तक हम ये जितने डॉक्यूमेंट देखे इसमें हम देख सकते हैं जो भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट बनाता है उसके दुकान का नाम, एड्रेस सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर लिखते हैं, 1 2 3 दिया है, डेट लिखी जाती है और कौन सा डॉक्यूमेंट उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर डेबिट नोट। इसके बाद में किसे लौटा रहे हैं हम उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा, मेसर्स वेल एंड गुड न्यू दिल्ली, इनको हम लौटा रहे हैं। क्या लौटा रहे हैं उसकी डिटेल उसके नीचे लिखी गई है। 150 एवरीडे टॉर्चेस जिसका हमने इनसे खरीदा था, जिसका इनवाइस नंबर था 345। इनवाइस नंबर क्या बताता है कि क्रेडिट परचेस इनके द्वारा की गई होगी। आर बीइंग रिटर्न फॉर द टॉर्चेस आर बेडली डैमेज्ड एज पर चालान नंबर 76। ये जो टॉर्च थी ये हमारे बहुत बुरी तरह से ख़राब हैं, इस कारण से हम 150 टॉर्च को लौटा रहे हैं जिसका इनवाइस नंबर 345 था। और जब यह माल हमारे पास में आया था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से भेजा जाता है, तो ट्रांसपोर्ट से भेजते समय उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं चालान। तो चालान नंबर 76 के द्वारा ये माल उनके पास में आया था जिसकी कीमत 8600 थी और इसके ऊपर जीएसटी लगाया गया है। सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी भी 6% है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट हमेशा एक समान रहता है। तो ये टोटल अमाउंट हो गई 9632। ये अमाउंट का जो है माल वापस किया गया है जिसको उसके मैनेजर अर्जुन कुमार द्वारा साइन किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डेबिट नोट कौन बनाता है, तो ये बायर या परचेसर के द्वारा बनाया जाता है जिसमें कि हम सेलर का नाम लिखकर इसमें डिटेल लिखते हैं कि क्या क्या सामान हमने वापस किया, उसके बिल वगैरह की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि कौन से बिल का ये माल वापस किया जा रहा है, डेट लिखी जाती है, सीरियल नंबर होता है, अमाउंट होती है, अगर कोई टैक्सेस इन्वॉल्व थे तो वो भी इसमें प्लस किए जाते हैं। इस प्रकार से इसे बना लिया जाता है। एक डेबिट नोट को हम तब उपयोग में लाते हैं जब हमने उधार माल को खरीदा हुआ हो, जिससे कि आगे चल के हमारी जो उधारी है वो सेलर अपने अकाउंट में उसको कम कर लेगा। और अगर कैश होता है तो वहाँ पे कैश वसूल कर लिया जाता है इसके बदले में, या आइटम को चेंज कर लेते हैं।
इसके बाद में है क्रेडिट नोट। ये इसी प्रकार से है जैसे कि डेबिट नोट होता है, बस थोड़ा सा अंतर है बनाने वाले व्यक्ति का। अ क्रेडिट नोट इज ए कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सेलर or vendor in response to the debit note received from the customer to show that the latter's account has been created in the books। तो क्रेडिट नोट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि जब बायर के द्वारा डेबिट नोट बनाकर सेलर को भेजा जाता है तो सेलर के पास जब वो डॉक्यूमेंट आ जाता है और वो पाता है कि उसका जो शिकायत थी वो सही है, तब उस सेलर के द्वारा अपने अकाउंट में उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से एंट्री की जाती है और उसका एक नोट बनाकर वो परचेसर या कस्टमर को वापस भेजता है, जिसमें कि उस एंट्री को दिखाया जाता है कि कितना उन्होंने पैसा उसके अकाउंट का कम कर दिया है। इसमें जो एंट्री लिखी जाती है वो उसी प्रकार की होती है जिसे कि उसको प्राप्त हुई थी। और इस क्रेडिट नोट का भी एक सीरियल नंबर होता है। इसकी डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रखता है, वो ओरिजिनल कॉपी परचेसर को भेज देता है। तो इसमें देख सकते हैं क्या क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम एक स्पेसिमेन दिया गया है जिसने बताया है कि मॉडर्न वॉच कंपनी है जिसने इसको बनाया है, जिसका एड्रेस है 84 दरियागंज दिल्ली। उसका पिन कोड नंबर लिखा हुआ है 11000002। GSTIN नंबर अगर होगा तो उसे लिखा जाना चाहिए। इसका सीरियल नंबर लिखा है। क्रेडिट नोट बनाया है 18/5/2018 को। किसे भेज रहे हैं इसे? तो मेसर्स विनोद एंड कंपनी को भेजा जा रहा है, जिसका एड्रेस है B1 जनकपुरी महत्ता टावर दिल्ली 58। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं क्या माल भेजा गया है। गुड्स रिसीव्ड एज पर चालान, गुड्स रिसीव्ड एज पर डिलीवरी चालान नंबर 6215 डेटेड 16/5/2018। तो इस चालान नंबर के हिसाब से जो माल वापस आया है उसकी कीमत थी 20,700, जिस पर CGST और SGST 6% लगाकर उनकी टोटल की प्राइस जो हो गई 23,184। ये मैनेजर सिग्नेचर कर देगा। इस प्रकार से ये बताया जाता है कि जो परचेसर था उसके अकाउंट में इतने रुपए माइनस कर दिए गए हैं। और चूंकि ये क्रेडिट नोट है, इसे क्रेडिट सेल की स्थिति में ही प्रिपेयर किया गया था। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब क्या एंट्री की जाती है, यहाँ पे बताया गया है। तो पहले क्या बनाया जाता है? डेबिट नोट। डेबिट नोट जब सेलर को मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? क्रेडिट नोट बनाता है। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट है पे इन स्लिप। ये बैंक में पैसा जमा करने की पर्ची कहलाती है, जमा पर्ची भी इसे कहते हैं। अ पे इन स्लिप इज अ फॉर्म available in banks through which a person may deposit money or a check into a bank account. It is also known as a deposit slip. एक पे इन स्लिप बैंक में नगद पैसा या चेक जमा करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला डॉक्यूमेंट है। Each पे इन स्लिप has a counter file which is returned to the depositor duly stamped and signed by the bank official. ये जो पेन स्लिप है जिसका हम नीचे फॉर्मेट देख पा रहे हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड की ओर का जो पोर्शन है इसे काउंटर फाइल कहा जाता है। ये जमा करने वाले व्यक्ति को सील साइन करके लौटाई जाती है। दिस सोर्स डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू द बैंक ट्रांजेक्शन्स। ये बैंक में जमा करने से संबंधित ट्रांजेक्शन है। फ्यू एसेंशियल डिटेल्स इंक्लूडेड इन काउंटर फाइल ऑफ ए पे स्लिप आर। इसमें हम जो जानकारी लिखते हैं वो इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, इसके बाद में इसमें अकाउंट नंबर लिखा जाता है, अकाउंट होल्डर का नाम लिखते हैं और चेक या कैश जो भी जमा किया था उसकी डिटेल लिखी जाती है अंकों में और शब्दों में। और इसके तरह से इसका जो बड़ा वाला पोर्शन है राइट हैंड की ओर जो दिया गया है, इसमें भी इसी प्रकार की एंट्री लिखी जाती है। डेट लिखते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं, जमा करने वाले व्यक्ति जो है उस जिसके खाते में जमा किया जाना उसका नाम लिखा जाता है। इसके बाद में अगर कोई चेक जमा किया था तो वो किस बैंक का वो चेक है वो उसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं, चेक नंबर लिखा जाता है। और इसके अलावा यदि हम नगद पैसा जमा कर रहे हैं तो उसके बाद लिए जो ये कॉलम बने 1000 का नोट है तो उसको लिखेंगे, 500 का, 100 का, 50 का, 20 का, इस प्रकार नोट की डिटेल यहाँ लिखी जाती है।
और उनका मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालते हैं, वर्ड्स में लिखा जाता है। और सिग्नेचर करता है डिपॉजिटर, जमा करने वाला व्यक्ति साइन करता है। इस कारण बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाता है आपके चेक या केस के साथ में, और वेरीफाई होने के बाद में इसके काउंटर फाइल को सील साइन करके डिपॉजिटर को दे दिया जाता है। ये बैंक में पैसे जमा हो चुके हैं, इसका प्रमाण पत्र होता है। अब अगला डॉक्यूमेंट है चेक। अ चेक इज ए रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर एड्रेस्ड टू अ स्पेसिफाइड बैंकर signed by the person who has deposited money with that particular bank to pay a specified sum to the bearer of that check or to the person named in it. A check is payable on demand. यहाँ पर हमें एक स्पेसिमेन दिया गया है। हम यहाँ चेक में देख सकते हैं कि चेक का जो फॉर्मेट है, इसमें सबसे पहले डेट लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं। फिर इसका ने पे टू लिखा हुआ है, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिससे कि हम पैसा चुकाना चाहते हैं। अगर हम कोई भी व्यक्ति जिसको भी पैसा देना चाहते हैं उसके स्थान पर अगर सेल्फ लिख देते हैं, SELF सेल्फ, तो इसका पैसा कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है। लेकिन अगर नाम लिखा जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो उसी व्यक्ति के द्वारा इस पैसे को साइन करके निकाला जा सकता है। लेकिन यदि इस चेक को क्रॉस कर दिया जाए, यानी जो पे टू लिखा हुआ है वहाँ पर तिरछे में 2 लाइन खींच दी जाए और लिख दिया जाए अकाउंट ओनली, तब उस व्यक्ति के अकाउंट में ही पैसा जमा हो सकता है। तो इसके बाद में इसमें रुपए लिखे जाते हैं, रुपए शब्दों में लिखते हैं, और फिर जो बॉक्स बना हुआ है जहाँ रुपए का सिंबल है राइट हैंड की ओर, वहाँ पर उसको डिजिट्स में लिखा जाता है। इसके बाद हम नीचे की ओर देख सकते हैं अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। आजकल जो चेक होते हैं वो प्रिंटेड आते हैं, इसलिए इसमें ऑलरेडी प्रिंटेड होता है अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर क्या है, उसका नाम लिखा होता है और बाकी बैंक की डिटेल लिखी हुई होती है। राइट हैंड पर जो रुपए का बॉक्स बना था उसके नीचे जो जगह है, यहाँ पर डिपॉजिटर के द्वारा या अकाउंट होल्डर जो भी व्यक्ति है उसके द्वारा अपने सिग्नेचर किए जाते हैं। ये सिग्नेचर वही होने चाहिए जो उसने अकाउंट खुलाते समय किए थे, तभी उसका पेमेंट हो सकता है। There are different types of checks such as bearer, order, crossed, uncrossed, open, antedated, postdated, stall check। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चेक कई प्रकार के होते हैं, इनके डिटेल के बारे में बताया गया है। बीरर चेक उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ होता है, सेल्फ लिखा होता है। तो उसमें जो भी व्यक्ति चेक लेकर बैंक में आता है उसे पैसा दे दिया जाता है। ऑर्डर, इसमें नाम लिखा हुआ होता है कि किस व्यक्ति को पैसा चुकाना है। क्रॉस चेक जब होता है तो उसमें उस व्यक्ति को नगद पैसा देने की बजाय उसके अकाउंट में ही पैसा जमा हो सकता है। अनक्रॉस्ड या ओपन, इसमें कोई भी व्यक्ति जिसका उसमें नाम लिखा हुआ हो वो भी पैसा निकाल सकता है, नगद मिल जाता है पैसा। एंटीडेटेड या पोस्ट डेटेड, इसमें हम चेक लिखने की जो तारीख होती है, पोस्ट डेटेड में हम फ्यूचर की डेट डाल सकते हैं और एंटीडेटेड में पुरानी कोई तारीख डालकर इसका पैसा निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग किस्म से इसको बनाया जा सकता है। हमारी जो चेक बुक होती है उसमें एक काउंटर फाइल होता है जिसमें कि हमें याददाश्त के लिए जिन व्यक्तियों को हम ये चेक दे रहे हैं उनके नाम, चेक नंबर, डेट और अमाउंट की डिटेल लिख लेनी चाहिए। और जब हम किसी को चेक देते हैं तो उसमें उसके सिग्नेचर लेने चाहिए, जिससे कि ये प्रमाणित होता है कि हमने उस व्यक्ति को पैसे चुकाने के लिए चेक दे दिया है। बाद में हम उसी चेक नंबर की डिटेल के आधार पर ट्रैक कर सकते हैं कि उसको पैसा मिला या नहीं मिला, उसने अभी निकाला या नहीं निकाला। तो इस प्रकार से हमने जो सोर्स डॉक्यूमेंट थे उनके बारे में यहाँ देख लिया है। अब हमारी नई हेडिंग आती है वाउचर। वाउचर के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।